परसों जो हमने क्लास में करा था वो हमने मगध करा था। क्या करा था? मगध क्यों एक शक्तिशाली था। आज जो हमें करना है, आज हमें करना है कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी। मौर्य वंश, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि मौर्य वंश के बारे में इतिहासकारों को जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। क्या? कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा, सम्राट अशोक के अभिलेख, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। पहले ईसा पूर्व क्या था कि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? 321 सॉरी 321 में मौर्य वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अरे स्थापना हुई कैसे थी, कोई बताएगा? किसी को पता है मौर्य वंश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी? मौर्य वंश से पहले एक नंद वंश था। क्या था? नंद वंश। और नंद वंश में एक पंडित जी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो सॉरी चाणक्य। अब वो गए एक दरबार में आके, और उन्होंने दरबार में गए, ठीक है। और दरबार में उन्होंने थोड़ी सी भिक्षा मांगी। एक गाय और एक क्या कहते हैं थोड़ा सा एरिया मांगा, जगह मांगी, ताकि वो अपना पालन पोषण भरण पोषण करते रहे। लेकिन जो राजा था उसने इनकी क्या कर दी? घनघोर बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? घनघोर बेइज्जती कर दी। अब साधु महात्मा को बोलोगे तो वो करेगा क्या? वो युद्ध थोड़ी लड़ेगा, वो कहेगा क्या? श्राप देगा। उसने कहा कि एक दिन तुम्हारा वंश क्या हो जाएगा? खत्म होगा, तुम्हारा साम्राज्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो नंद वंश जो थे वो एकदम से तृप्त रहते थे कि नशे में, मदिरा पान में, ठीक है। और जब वो मदिरा पान में तृप्त रहते थे तो होता क्या था कि इन्होंने वहां से आगे इन्होंने एक तैयार करा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करा? तैयार करा। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करा और युद्ध करवाया। युद्ध करने के बाद इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना करी? मौर्य वंश की स्थापना करी। किसकी करी? मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ पे बिंदुसार आता है, ठीक है। और बिंदुसार के बाद आता है सम्राट अशोक। इतिहासकार सम्राट अशोक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली क्या बताते हैं? राजा बताते हैं। और सम्राट बताते हैं कि भाई ये सम्राट किन कारणों से है। कोई बताएगा अशोक के बारे में? कौन कौन जानता है? सम्राट अशोक का नाम सुना था? हमारी क्लास में होगा ना? फिर टीवी में आता था सम्राट अशोक है, चैनल आता था। देखा किसी ने सम्राट अशोक के बारे में चैनल? कभी नहीं। जानता सम्राट अशोक जो अपने साम्राज्य को फैलाने में सबसे ज्यादा क्या करा, कहाँ सहयोग करा था? इन्होंने करा था। एक नीतियां जो होती हैं कि कोई राजा क्यों पहचाना जाता है, वो अपनी नीतियों की वजह से पहचाना जाता है ना, कि किस तरीके से नीतियां निर्माण कर रहा है, किस तरीके से वो अपना शासन चला रहा है। तो उसकी वजह से ये फेमस हुए थे, ठीक है। युद्ध लड़े काफी सारे, युद्धों में विजय हुए, ज्यादातर विजय हुए, ठीक है। युद्धों में क्या हुए? ज्यादातर विजय हुए, ठीक है। उसके साथ इन्होंने लास्ट जो युद्ध लड़ा था वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? कलिंग का। और कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने क्या लड़ाइयों से क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया। और संन्यास के बाद इन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म। कौन सा अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म क्या था उस टाइम पे? प्रचलित में था, चरम सीमा पर था, एकदम प्रचार प्रसार के लिए। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया सम्राट अशोक ने, तो वो बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने क्या करे? धम्म महामत नाम के अधिकारी भी नियुक्त कर दिए। धम्म महामत नाम के क्या कर दिए? अधिकारी नियुक्त कर दिए। अभी अधिकारी करेंगे क्या? ये अधिकारी करते क्या थे? ये अधिकारी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यानी कि सम्राट इतना महान सम्राट था कि इन्होंने अपने बच्चों को, जो इनकी बेटी थी उसको भी भेज दिया था कि जाओ तुम बौद्ध धर्म का क्या करो? प्रचार करो। ये लोग म्यांमार, श्रीलंका, तुम्हें पता है चाइना के अंदर सबसे, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, इन देशों में बौद्ध धर्म भी है। और ये बौद्ध धर्म देन कहाँ की है? भारत की। ये चीज यहाँ पे थी, क्लियर? ठीक।
अब क्वेश्चन ये है कि भैया स्रोत क्या थे, किसके लिए? इतिहासकार के लिए, कि किस चीज के स्रोत थे इतिहासकार के लिए, कि इतिहासकारों ने किन किन चीजों का क्या करा, स्रोत यूज करा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी करने के लिए। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई थी कि इतिहासकार सबसे पहले किन किन चीजों का सहारा लेते थे किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। ये फोन साइलेंट कर दो अपने अपने जिसके भी हैं। मधु, ठीक है। जानकारी क्या होती थी? सबसे पहले जो जानकारी होती थी वो होती थी साहित्यिक, ठीक है। साहित्यिक के मतलब कि दरबारी जो होते थे राजा के टाइम पे जो होते थे वो कुछ ना कुछ लिखेंगे ना, वो चीज। दूसरा कि जो चीनी यात्रा विवरण, क्या थे? यात्रा विवरण, क्या थे? यात्रा विवरण। यात्रा विवरण मतलब क्या होता है कि जब कोई उस टाइम पे देखो लंबी लंबी यात्राएं चलती थी तो उस टाइम पे चीनी यात्री आए थे। किसके टाइम पे? मौर्य के टाइम पे। किसके टाइम पे? मौर्य के टाइम पे। जब वो चीनी यात्री आए भारत के अंदर और उन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा ना, अब कोई आएगा, मान लो मैं गांव जाऊंगा, मुझे 1.5 साल रहना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं अपने बारे में या फिर उस गांव के बारे में एरिया वाइज लोकेशन वाइज लिखूंगा ना चीजें, कि मैं यहाँ क्या क्या देख रहा हूँ, शासन व्यवस्था कैसी होती है, पंचायत का चुनाव होता है 5 साल में, प्रधान होता है, ठीक है, उसके साथ अन्य सहयोगी होते हैं, वो राजपाट करते हैं यहाँ का, जो भी गाँव का चीजें संभालते हैं, शादी विवाह कैसे होती थी यहाँ पे, वो सारी चीजें लिखूंगा ना। तो ये लोग भी क्या लिखते थे? वो सारी चीजें यहाँ पे लिखने लग गए थे। जब इन्होंने सारी चीजें लिखी तो वो क्या बना? एक विवरण बना। और जाते जाते कुछ चीज तो वो भारत छोड़ के जाएंगे ना, और वो खत्म नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी। और जब वो नष्ट और खत्म नहीं होंगी तो वो बाद में क्या करेंगे? वो इतिहासकार क्या करेंगे? इसके यूज करेंगे ना। किसके लिए? जानकारी के लिए करेंगे ना, जानकारी के लिए। अब मौर्य साम्राज्य छोटा तो था नहीं कि छोटा सा हो बस दिल्ली बराबर हो, नहीं। मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। कहां तक? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक उस तक फैला हुआ है क्योंकि अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख भी कहां पाए गए हैं? अफगानिस्तान में भी पाए गए। पश्चिम उत्तर भारत के टाइम अफगानिस्तान में भी पाए हुए, ठीक है। और जब अफगानिस्तान में पाए हैं अभिलेख, और तुम्हें बताया था कि अभिलेख पे क्या सबसे पहले अशोक ने करवाए थे ना, सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। और सम्राट जब अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे तो वो अशोक के अभिलेख कैसे थे? वो पत्थर पे लिखवाए थे ना, लिखवाए थे पत्थर पे, लिखवा के पॉलिश करवा के चमकदार बनवा के, ताकि उसको समझा जा सके। अब इनकी भाषाएं क्या थी? इनकी भाषा कहीं तो आरामाइक देखने को मिली अभिलेखों की, यानी कि यूनानी। अगर मैं और यूज करूं तो खरोष्टी तरीके से, ठीक है। बताया था ना लास्ट क्लास में, खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि का दिन किसने निकाला था अर्थ? जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ना, नहीं निकाला था। और मैंने तुम्हें बताया था कि एक पियादर्शी, और पियादर्शी का मतलब क्या होता था? सुंदर मुख वाला। और वीडियो डाल रखी है बेटा, इससे पहले वाली नहीं आता क्लियर, तुम रिवाइज नहीं कर सकते तो उस वीडियो को भी तो देखो जाते। ये मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, हो रहा है तुम लोगों के लिए नहीं हो रहा। अब जो चीजें, वही चीजें काटता हूँ मैं इन वीडियो में से, जैसे कि कोई चीज हम बीच में बातचीत करते हैं वही चीज काटता हूँ, बाकी तो सेम चीजें पढ़ी रहती है ना वैसे की वैसे जो पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन छुट्टी कर लेते हो या फिर नहीं आता तो एक बार वहां से भी तो देख लो ना। और वही वर्ड होते हैं जो तुम्हारे साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रह्मी और खरोष्टी निकाला था ना। अशोक के अभिलेख किस में भी मिले थे? ब्रह्मी खरोष्टी भाषा में भी मिले थे, खरोष्टी भाषा भी मिले थे और ब्रह्मी में भी मिले थे, मिले थे खरोष्टी और ब्रह्मी में भी मिले थे। और जब खरोष्टी और ब्रह्मी में भी मिलेंगे तो क्या, यानी कि लिखवाया किसने होगा? अशोक ने ना। और लिखवाए किस पे थे? पत्थरों पे, पॉलिश करवा के ना। देखो पहला स्रोत क्या था इतिहासकारों को इनके बारे में जानने के लिए? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या? यात्रा विवरण। तीसरा अभिलेख। चौथा जो चीज थी वो ग्रंथ थे, ठीक है। एक व्यक्ति था यूनान का यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था?
मेगास्थनीज। और जब वो मेगास्थनीज भारत आया था तो इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? किसने लिखी थी? अरे मेगास्थनीज किसने लिखी थी? क्या नाम था? क्या नाम था? किसने लिखी थी? अब इसके अंदर था क्या? ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, यहाँ तो यहाँ CUCT में भी आएगा ये क्वेश्चन। क्या ये यात्री यूनानी, ये CUCT के क्वेश्चन में भी आएगा कि हाँ मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। कौन सी लिखी गई थी? इंडिका। अभी बेसिकली आया कब था? ये मौर्य के टाइम पे आया था भारत के अंदर। किसके टाइम पे आया था? मौर्य साम्राज्य के शासन पे आएगा। तो लिखेगा किसके बारे में? मौर्य के बारे में लिखेगा ना। और जब ये मौर्य के बारे में लिखेगा तो इसने अपनी किताब के अंदर मौर्य की सेना व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था की बात करी है। किसकी करी है? सेना व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था। इसने कहा कि जो मौर्य साम्राज्य की सेना होती थी वो एक तो सेना समिति होती थी, सेना होती थी, ठीक है, और इसकी 6 उप समितियां होती थी। क्या होती थी? 6 उप समितियां होती थी। क्या होती थी? 6 उप समितियां होती थी। यानी कि देखो क्या होता है कि इसका मतलब क्या है, एक समिति और 6 उप समिति सेना की देखरेख के लिए। क्या मतलब होता है इसका? यानी एक समिति 6 उप समिति। हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको बहुत, क्योंकि ये जनरल वे में हम देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में शादी ब्याह नहीं हुआ होगा, कोई फंक्शन नहीं हुआ होगा। तो क्या होता है कि एक हेड होता है ना, जिसके ऊपर सारे पैसे वैसे से रिलेटेड जिम्मेदारी होती है, और वो काम को बांट देता है ना कि उसको खाने पीने का देखना है, किसी को रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, किसी को माइक का देखना है, साउंड सिस्टम देखना है, किसी को कुर्सी वगैरह देखनी है, किसी को साफ सफाई देखनी है। ये इन तरीकों से काम बनता था ना। तो इन्होंने भी कहा कि एक सेना को चलाने के लिए एक समिति, उसकी 6 उप समितियां होती थी, ठीक है। अब 6 उप समितियों के भी तो काम अलग अलग होंगे ना। जैसे कि कोई सेना के लिए क्या कर रही है? हथियार की व्यवस्था कर रही है, देख रही है, उपकरण वगैरह। कोई खान पीन की व्यवस्था देख रही है, कोई पैदल यात्रियों के लिए व्यवस्था कर रही है, कोई हाथियों के लिए यात्रा की व्यवस्था कर रही है। करेंगी ना कि नहीं करेंगी? ये चीज यहाँ पे थी। क्लियर? बता रहा हूँ। चाणक्य। चाणक्य कौन थे? मंत्री थे ना, और इनके गुरुजी भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये देखो, ये व्यक्ति तीनों शासन राजाओं के शासन काल में रहता है। किसके शासन काल में रहता है? तीनों के। चंद्रगुप्त मौर्य का भी शासन काल स्थापना करवाने में इसका योगदान था, रहता है। और इसकी एक पुस्तक थी, उसकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। किसका नाम था? अर्थशास्त्र। चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो, विष्णुगुप्त कहो, सारे इसके ही नाम थे। और एक अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक थी कि जो सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं के अलावा इसमें सारी चीजें थी। राजनीति व्यवस्था, किसी राज्य को कैसे चलाना है, विदेश नीति कैसे होती है, मंडल सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, फॉरेन नीति, फॉरेन पॉलिसी कैसे तैयार कर सकते हो, ये सारी चीजें थी इस पुस्तक के अंदर। और ये पुस्तक के साक्ष्य आज भी मिलते हैं और हमारे यहाँ आज भी उपस्थित होती है कई बार, ठीक है। तो ये क्या, इन्होंने, इनका योगदान था। एक तरीके से प्रधानमंत्री थे सम्राट अशोक के, उनको गाइड करते थे। एक बार की बात है, ये बड़े सिंपल तरीके से रहना पसंद करते थे चाणक्य जी। क्या करते थे? बड़े सिंपल तरीके से। और इनसे कोई मिलने आया, क्या मिलने आया? एक कोई यात्री मिलने आया इनसे, और ये जंगल में रहते थे, दूर झोपड़ी वगैरह में जंगल के आसपास रहते थे। तो ये काम कर रहे थे कुछ, क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और लाइट तो थी नहीं उस टाइम पे। चलता क्या था उस टाइम पे? दिए जलते थे ना, मिट्टी के तेल वाले दिए जलते थे ना, उसमें तेल जलेगा। तो ये 2 दिए रख रखे थे इन्होंने। क्या रख रखे थे इन्होंने? 2 दिए रख रखे थे। और इन 2 दियों का अब उसने आके देखा, तो उसने देखा ये 2 दिए क्यों रखे हुए हैं। अगर वो व्यक्ति पर्सनल बात करता तो चाणक्य अपना पर्सनल वाला दिया जलाते, ठीक है। अगर वो व्यक्ति राजपाट से रिलेटेड काम करता तो पर्सनल वाले बंद करके वो सरकारी दिया जलाते। अब वो बार बार हमेशा यही कर रहे थे। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तो उसने पूछा, महाराज जी आप एक कर क्या रहे हो, आप एक कर क्या रहे हो? तुमने बताया, समझाया कि आप मेरे पर्सनल बात कर रहे हो, तो ये मेरे पैसे से लिया हुआ तेल है जिसमें खर्च हो रहा है, ये सरकारी पैसा। आप सरकार से रिलेटेड, आप राज्य से रिलेटेड काम बात कर रहे हो तो राज्य का खर्च होगा।
उसका दिमाग घूम गया, उसने नस्त मस्तक प्रणाम करा और चलता बना। तो मतलब कि क्या था, अगर वो चाहता तो जो सरकारी दिया वाला पैसा था वो अपने पर्सनल में भी तो यूज कर सकता था। आज के टाइम पे है ऐसा? आप तो सरकार से ही अपना पर्सनल काम निकलवाने की सोचते हैं ना। अगर कोई मंत्री बन जाता है तो उसको सारी चीजें क्या मिलती है, सरकारी मिलती है ना, चाहे वो पर्सनल काम के लिए भी यूज कर सकता है। फिर वो पहले के टाइम पे था नहीं, एक नीति थी, एक वो तरीका था किस तरीके को अपने राज्य पाठ देश वगैरह को चलाने के लिए। इनकी युद्ध की नीतियां बड़ी शक्तिशाली होती थी। ये चाणक्य कहते थे किसी भी व्यक्ति को तुम हथियार से तो हरा ही नहीं सकते, एक तरीका होता है लड़ना, हथियार के जरिए युद्ध लड़ा जाता है। अगर हराना है तो दिमाग से हराओ किसी को, मस्तिष्क यूज करके। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, तुमने पढ़ा भी है पॉलिटिकल साइंस में। एक शीत युद्ध, एक गर्म युद्ध, हॉट युद्ध, जिसमें लड़ाइयां होती हैं आसपास में, और एक शीत युद्ध में लड़ाई नहीं होती थी। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी को हराना है तो दिमाग से हराओ। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है ना, और सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है, और सबसे कम उसको क्या मिलती है, वेतन मिलती है। सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है और सबसे कम वेतन मिलती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से मेहनत करता है, दिमाग से नहीं करता। कई मजदूर बात अलग है कि जानबूझ के करते हैं, है ना। नहीं, इज्जत है, मजदूरों से हमारा देश चल रहा है। अगर वो नहीं होंगे तो हम लोगों के घर नहीं बन पाएंगे, वो नहीं होंगे तो हमारा देश नहीं चल पाएगा, वो नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिल पाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होता है, और हम नहीं कर सकते, ये सत्य बात है। नहीं, ये चीज़ इसलिए कहते हैं कि पढ़ो, दिमाग यूज़ करो हर जगह। नहीं तो मैं तुम लोगों को समझाने की जगह, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जगह मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि रट लो। नहीं, रटने में पता है क्या है, रटने में कोई फ़ायदा नहीं है। रटने में तुम मेहनत थोड़ी करोगे, तुम तो 4 बार रट्टा मान लिया, ये ऐसे लिखवाया था, ऐसे ही आंसर करना है। नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, और तुम्हें वर्कशीट मिलती है, सॉल्व करो। पढ़ते बहुत हो, ठीक है। और पढ़ने वाला कभी टॉप नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ता ही रहता है, ठीक है। लिखने वाला टॉप करता है, और लिखने में भी कौन सा, जो टीचर को बता सके कि मेरी कॉपी चेक करो। रीज़न क्या होता है कि जब भी टीचर कॉपी चेक करनी होती है तो उसे जल्दी में करनी होती है ना जल्दी में। तो उसको कॉपी चेक करने का तरीका क्या है, कॉपी करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे बड़े, पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन। और जब भी आंसर करो इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक ख़त्म चीज़ भी डालनी है, जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। वो चीज़, उसके बाद पॉइंट वगैरह, ठीक है। और पॉइंट के साथ जैसे तुम्हें लगे अंडरलाइन, मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका, पॉइंट डाल दो, अंडरलाइन कर दो। क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। एक समिति 6 उप समितियाँ, अंडरलाइन करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि वो टीचर देखेगा किसने लिखा क्या है। ये तरीके होते हैं आंसर चेक करवाने के, ठीक है। और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है। बहुत करिए तुम लोगों ने वर्कशीट, वो बात अलग है। कोई दिक्कत? देखो, क्या स्रोत होते इतिहासकारों के पास? अभिलेख, यात्रा विवरण, साहित्यक, ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज की इंडिका। ये चीज तो थी। और यहाँ पे 2 धर्म भी बन रहे थे ना, 2 धर्म भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, फेमस थे। बन क्या रहे थे? फेमस थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी तो मिलता है, माना जाता है। देखो, कंफर्म नहीं है, कंफर्म इतिहासकार नहीं कह सकते, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट करा था। किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब इन सम्राट अशोक ने और जैन धर्म ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया, तो होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट रहेगी ना कहीं से। तो इनके बारे में उसमें भी तो लिखेंगे वो लोग जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और जो इनके राज दरबार में कवि थे, वो भी तो लिखेंगे इनके बारे में। कभी राजाओं के बारे में क्या लिखेगा? कमियां लिखेगा? नहीं, बढ़ाइयां लिखेगा ना, बढ़ोतरी लिखेगा कि नहीं लिखेगा? क्यों? नहीं तो राजा उसको खत्म कर देगा, ठीक है।
ये इतिहासकार के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती थी। वो सबसे ज्यादा केंद्रीकृत कहाँ था? मगध में केंद्रीकृत था ना। मगध पटना से केंद्रीकृत था ना, था कि नहीं था? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली क्यों थी मगध? क्योंकि वहां पे इनका शासन था ना। इसके साथ इन्होंने 5 अपने महत्वपूर्ण केंद्र बना रखे थे सत्ता के। इसके साथ साथ उज्जैनी, तोशिला, ठीक है, तुम्हारी तक्षशिला, तोशिल, स्वर्णगिरी और मगध। 1 और 4 कितने हो गए? 5। तोशिल, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, मगध, ठीक है, और तक्षशिला। ये क्या थे? ये 5 सत्ता के प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे? मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र थे। और जब ये केंद्र होंगे तो क्या होंगे? इनके आसपास पावरफुल होगी ना। क्यों? और ये 5 और तक मिले हुए थे। मतलब मैंने अभी तुमसे कहा थोड़ी देर तक कि मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान तक फैला हुआ था ना। फैला था कि नहीं फैला था? और इधर नीचे उड़ीसा तक। उड़ीसा पे क्या हुआ था? अशोक का लास्ट युद्ध था ना, और जिसपे विजय प्राप्त करी थी, जिसको हम कलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिंग। क्या कहते हैं? कलिंग कहते हैं। हाँ। क्या था कि समझो, यहां से यहां तक फैला हुआ था ना, फैला था ना। क्या शासन व्यवस्था समान थी? एक समान थी? समान थी क्या? ठीक है, समान शासन व्यवस्था नहीं पता, क्योंकि इतिहासकार को साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन माना जाता है कि जो इनके केंद्र होते थे, इनकी राजधानी की जो केंद्र होते थे, ये सारी क्या थी? महाजनपदें थी ना। लिखवाया था ना 16 महाजनपदें। इन सब क्या थी? ये सारी की सारी 16 महाजनपदों में थी ना। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हर एक महाजनपद की एक क्या होती थी? राजधानी होती थी ना। क्या होती थी? राजधानी होती थी कि नहीं होती थी? और जब ये राजधानी होती थी तो क्या होता था कि राजधानी क्या होती थी? सबसे सुरक्षित जगह होती थी कि नहीं होती थी? होती थी ना। अरे भाई होती थी। हाँ, ठीक है। ये देखो स्वर्णगिरी थी क्या? तुम्हें पता है कि यहाँ पे सोने की खदानें थी सोने की खदानें की नहीं थी? मगध मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा? कलिंग क्या था? उड़ीसा तटवर्तीय इलाका था ना, कोस्टल इलाका था कि नहीं था? समुद्र वगैरह था यहाँ पे कि नहीं था? अरे भाई बोल लो, था नहीं था? क्या हो गया? हाँ भाई, था कि नहीं था? क्या होगा? दूसरी चीज, अभिलेख। अभिलेख के बारे में भी तो पता चलता है ना। चलता है कि नहीं चलता? क्या होता था अभिलेख? किसने लिखवाए थे? किसने लिखवाए थे? सम्राट अशोक ने। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मगध में क्या थी? भूमि उपजाऊ थी। क्या थी? उपजाऊ। और इसकी चीज एक चीज और बताई थी उपजाऊ के साथ। क्यों? क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ था। नदियों का जाल अच्छा था ना। था गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। तो अब ये लोग आपस में क्या थे? इनके पास एक जो मार्ग व्यवस्था थी, मार्ग मतलब रोड व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य के अंदर वो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि एक तो भूमि मार्ग भी था इनके पास, दूसरा जल मार्ग भी था, जो कि व्यापार और लोगों को आवागमन में क्या करता था? सहायता प्रदान करेगा। और जब सहायता प्रदान करेगा तो लोग सुव्यवस्थित तरीके से आसानी से इधर से उधर जा सकेंगे। वो तो जाएंगे। उनकी जो डाक व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था मतलब सामान भी इधर से उधर आसानी से चला जाएगा ना। भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि सम्राट अशोक जो थे,
सम्राट अशोक ने मौर्य अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश करी थी ना, पूरी एकता लाने के लिए। हुआ क्या था, कितनी कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने इस्तेमाल करा था किसका, लास्ट में आके धम का। धम क्या था, धम मतलब धर्म, ठीक है। धम कौन सा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा, ठीक है। और जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा तो धम महामत नाम के, क्या, धम महामत नाम के क्या करे, अधिकारी नियुक्त करे। क्या करे, अधिकारी नियुक्त करे। और ताकि ये लोग क्या कर सके, ये इस धर्म का प्रचार भी करें, विश्व में जाके बताए कि बौद्ध धर्म क्या था, क्या है, दुनिया में शांति प्रिय धर्म, एक अहिंसा परमो धर्म के ऊपर काम करता है, ठीक है। इस तरीके से धर्म महामत करे। और जो कि क्या करे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। श्रीलंका भी गए थे कुछ लोग, ठीक है, म्यांमार भी गए थे, क्लियर। ये इस तरीके से उन्होंने करा, ठीक है। क्या बेटा, धम्म साम्राज्य, क्या हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सम्राट के अधिकारी थे वो करते क्या थे। ये मिलता कहाँ से, ये मिलता है मेगास्थनीज के ग्रंथ से। वो बताता है कि सम्राट के अधिकारी करते क्या थे। क्या करते थे सम्राट के अधिकारी, कुछ काम करते थे। होता था ये कि देखो क्या होता था कि पहले पानी वगैरह के लिए जो नहर बनाई जाती थी, तो कुछ अधिकारी नहर के मुख्य द्वार पर नियुक्त होते थे ताकि वो देखें कि कोई पानी रोक ना रहो, कोई पानी को गंदा ना कर रहा हो, और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चलती आ रही हो। आज के टाइम तो क्या हो गया, आज के टाइम तो पाइपलाइन है ना, चालू करो वहां से, बॉल्व खोलो और घरों घर में पानी पहुंच जाता है, हो जाता है ना। और किसी को दुश्मनी निकालनी होती तो कोई बगल वाले पड़ोसी किसी का पाइप काट देता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम क्या था, पहले नहरें थी। नहरों के लिए क्या होता था कि सम्राट, ताकि पानी की सुचारू व्यवस्था चलती रहे उसके राज्य में, तो सम्राट क्या करता था, अपने अधिकारियों को नियुक्त करता था कि पूरे नहर के जितने भी रास्ते थे वहां पे जाके खड़े हों, देखें कि यहाँ कोई पानी ना चुरा रहा हो, कोई नहर में छेद ना कर रहा हो, ताकि पानी उस नहर के आगे जाने की जगह कहीं और मुड़ जाए, ठीक है। इस तरीके से सम्राट के अधिकारी क्या करते थे, कार्य करते थे, ठीक। और एक कुछ हाल ही में लगभग 2015-16 की बात है, मुझे अच्छे से याद है, 2015-16 समझ लो, मतलब 15 से 20 की बात है। हरियाणा से पानी आता है दिल्ली के लिए, और उस नहर के ऊपर फोर्स को तैनात किया गया था, ठीक है। 17 की बात, हाँ 2017 की बात है, जब बाबा राम रहीम को जेल के अंदर डाला गया था, ठीक है। 2017 की बात है, जब हुड़दंग बहुत हुआ था। वो बाबा जी थे, वो बात अलग थी, ठीक है। क्या हो गया, देखो महत्वपूर्ण, मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली तो था, इस बात को सब लोग मानते, पूरी दुनिया मानती कि हाँ ये शक्तिशाली था। और शक्तिशाली बनाया किसने था, सम्राट अशोक ने। लेकिन इतना सम्राट शक्तिशाली होने के साथ भी देखो, अफगानिस्तान से कलिंग तक का क्या था, इसका फैलाव हो चुका था इतने बहुत बड़े एरिया में, और एक कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, बांट दिया गया था ना, बांट दिया गया था। और टुकड़ों में बटे होने के बावजूद भी पांच जो इसके प्रमुख केंद्र थे, फिर भी ये जो शासन था वो मात्र 150 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला, मात्र 150 वर्ष तक चला। क्यों भाई, सम्राट अशोक के बाद लग रहा है कि शासन व्यवस्था खत्म होती चली गई होगी। पता कहां से चलता है ये सारी चीजें शक्तिशाली के बारे में, उन्हीं सारी ग्रंथों से, अभिलेखों से पता चलता है ना। जो अशोक स्तंभ तुम भी देखते हो वो अशोक के टाइम का ही है पीरियड। सम्राट अशोक ने ना सिर्फ अभिलेख बल्कि कई सारी मूर्तियां, कई सारे स्तूपास वगैरह भी तो बनवाए थे, जो आज भी हम देखते हैं। माना जाता है सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, जो ये है अफगानिस्तान के अंदर ही पाए गए थे, ठीक है।